नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा एंड आई एम हेयर विद वन मोर फिजिक्स की बात। आज की हमारी फिजिक्स की बात एटम्स और रेडियो एक्टिविटी को डेडिकेट रहेगी एंड कंटेंट्स ऑफ द वीडियो और आज का वीडियो, आज के बाद भी इसी सीरीज में वीडियो और आएंगे, दे विल बी डेडिकेटेड टू एटम्स एंड रेडियो एक्टिविटी विच इज कवर्ड इन 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड एंड बेसिक्स इसके 12th क्लास सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में भी यूज होंगे। So let us start with the structure of the atom. Structure of atom की जब बात शुरू करते हैं तो तीन आदमियों का नाम हम बहुत ही आदर से लेते हैं एंड these persons are number one is J.J. Thomson and Thomson के बाद second name is Rutherford and Rutherford के बाद third name is Niels Bohr. So these three persons they have dedicated their lives फॉर डिस्कवरिंग द एटम। आज हम जो एटम के बारे में जानते हैं वो इन तीनों के ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। विल स्टार्ट द स्टोरी विद द ईयर 1897। 1897 एक वो ईयर था जिस साल जे.जे. थॉमसन ने एक नेगेटिवली चार्ज बहुत ही लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं उसका डिस्कवरी किया एंड व्हेन ही न्यू दैट सच नेगेटिव चार्ज इज देयर, तो वेरी नेक्स्ट ईयर इन ईयर 1898 he gave one model. So this was the first model of atom. So that was the first attempt. And what he said in his atom, that atom comprises of a sphere which is positively charged sphere, and on this positively charged sphere, the electrons, जो उसने discover किए थे 1 year before, those electrons are embedded. And this is just like the case that you take watermelon. This red part of watermelon is positively charged and the black seeds they are electrons. इसको हम खीर पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे हम खीर खाते हैं और बीच में प्लम्स डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो ड्राई फ्रूट आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स और जो खीर का बेस है दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस मॉडल वाज प्रेवलेंट अप टू 1911। अब देखिए 1911 तक, ऑलमोस्ट 13 years तक उस टाइम जिन्होंने साइंस पढ़ा दे बिलीव्ड कि एटम इज लाइक दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दिस मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शंस। बट लेटर व्हेन रदरफोर्ड डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन बोहर डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, तो वो जो उसके फाइंडिंग्स थे लाइक एक अल्फा पार्टिकल्स का एक लार्ज एंगल स्कैटरिंग होता है, वो क्यों होता है यहां से पता नहीं लग पाया। हाइड्रोजन एटम का एक स्पेक्ट्रम दिखता है, वो क्यों दिखा जब बोहर ने काम किया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसकी फेलर रहे, तो इसलिए इस मॉडल को फिर हमने किनारे कर दिया एंड 1911 में एक दूसरा मॉडल आ गया एंड दैट मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे मॉडल दैट इज रदरफोर्ड मॉडल में जाने से पहले लेट अस सी व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल इज डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम। दैट मीन्स अभी जो आपका नॉलेज है उसके हिसाब से हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, that means both are knocked out, we are left with alpha particle. So in Rutherford's model, the model was designed by, the setup of the experiment was designed by his two associates. One was Mr. Geiger and other was Mr. Marsden. तो इन दोनों को इंस्ट्रक्शन दिए रदरफोर्ड ने, उसके बेस पे उन्होंने काम किया, बाद में रिजल्ट को एनालाइज किया रदरफोर्ड ने। तो व्हाट द मॉडल वाज, उन्होंने एक कैविटी लिया एंड दिस कैविटी वाज लेड इन विच द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन को एमिट करता है उसको रखा गया एंड द एलिमेंट विच वाज केप्ट वाज बिस्मथ 83-241। ये इसका हम बाद में देखेंगे क्या मतलब होता है, बट बिस्मथ को यहां पे यूज किया गया और यहां से अल्फा पार्टिकल का एक स्ट्रीम इस तरफ जाना शुरू हुआ और वो काफी ज्यादा था, इसलिए उसको कॉलीमेट किया। व्हाट इज टू कॉलीमेट? कॉलीमेट करना होता है जब मान लीजिए किसी चीज का फ्लक्स काफी ज्यादा हो तो हम एक आगे फाइन स्लिट लगा दें और स्लिट में से क्रॉस करके काफी कम पतला स्ट्रीम आगे जाए तो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉलीमेटेड। तो यहां से अल्फा पार्टिकल गए, उन अल्फा पार्टिकल को उसने बहुत ही एक थिन, कितना 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर एक गोल्ड का फाइल लिया एंड गोल्ड फाइल के बीच में से इन अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट करवाया एंड व्हाट हैपेंड देन द रिजल्ट्स वर सीन। तो दिस वाज 2.1 10⁻⁷ मीटर और यहां से उसके आगे जब अल्फा पार्टिकल्स गए तो ये रोटेटेबल डिटेक्टर था यहां पर, दिस वाज रोटेटेबल डिटेक्टर
और इस डिटेक्टर के काम क्या था कि व्हेन सम अल्फा पार्टिकल इज गोइंग अनडेविएटेड, ये यहां जगह टकराएगा, यहां स्पार्क देगा, कोई यहां टर्न यहां स्पार्क देगा, यहां तो यहां स्पार्क देगा, एंड दिस वुड रोटेट एवरीवेयर। तो ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है इस स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए क्या टेक्निक लगाई गई कि इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया, राइट। और स्पार्क जब हुआ तो एक चमक आई, पता लग गया, तो उस स्पार्क को हम कहते हैं, साइंटिफिकली नाम है उसका सिंटिलेशन। दिस इज कॉल्ड scintillations. तो scintillations were produced on the zinc sulfide screen. और क्या देखा गया, तो मैं इसको जरा ऐसे लूं कि मान लीजिए उसने ये कहा कि हमारे पास एटम को ऐसा मान ले, दिस इज आवर एटम, से स्फेरिकली मानते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे वेंट अनडेविएटेड, और बहुत कम जो थे वो अपने रास्ते वापस मुड़कर आए, उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस किया। दैट मीन उसने बताया कि इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड समथिंग है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, राइट। तो मान लीजिए कि ये उसका वो प्रपोज न्यूक्लियस है, तो जो पार्टिकल तो यहां से के थोड़ा दूर था न्यूक्लियस के, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट वेंट स्ट्रेट। थोड़ा सा जो पार्टिकल इसके नजदीक था, राइट, उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, और मे बी मैं इसको ढंग से बनाता हूं फिर से, और मे बी कि वो कुछ ऐसे चला गया, फिर नहीं ठीक बनाइए, तो दिस वेंट लाइक दिस, राइट। कोई और नजदीक था मान लीजिए, उसमें और ज्यादा स्कैटरिंग हो गया, कोई और नजदीक आया उसमें और स्कैटरिंग हो गया, और कोई बिल्कुल नजदीक से आया तो वो तो वापिस उसने अपने पास रिट्रेस ही कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल करेगा। इज इट राइट? तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो वहां पे रिपल्शन होना चाहिए। जितना कोई दूर होगा उतना इंपैक्ट कम हो जाएगा इसका, तो रिपल्शन कम होगा। लेकिन जितना नजदीक आया कोई उसी लाइन पे आ गया तो उसने तो पूरा पाथ ही रिट्रेस कर लिया, ये आगे जा ही नहीं पाया, राइट। सो ये कोलम्बिक रिपल्शंस, इनको कोलॉम ने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उस वजह से ये रिपल्शंस हो रहे हैं। So this happened, and what the result was, he said that majority of the space in the atom is empty, और उसका बहुत ही छोटा सा, कितना छोटा सा, यदि एटम के साइज को उसने एस्टिमेट किया 10⁻⁻10 मीटर एटम के साइज को, तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका साइज 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर तक ये रेंज दिया गया न्यूक्लियस का। तो दिस वाज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। यू कैन क्लियरली सी इससे ऑलमोस्ट 10,000 टाइम, यदि न्यूक्लियस का जो साइज है उससे 10⁻4 ऑलमोस्ट 10,000 टाइम बड़ा होगा एटम का साइज। और बिल्कुल ढंग से बता पाया ये कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक कोर में कन्फाइंड है, सारा एटम का मास यहां पर है, और क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, वो बात पहले भी कही थी, थॉमसन ने भी कहा था कि नेट नेगेटिव चार्ज इज नेट पॉजिटिव चार्ज, दे आर इक्वल। और यहां वही बात कही इसने कि यदि सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज कहां पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग ए क्लाउड एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं वो उसने न बात नहीं की, आर्बिट्रेरली घूम रहे, अपनी इच्छा से घूम रहे, हर कहीं घूम रहे हैं। तो बाद में इस मॉडल का ड्रॉबैक बनाइए, लेकिन फिलहाल उसने तो स्ट्रेंथ इस मॉडल की उस टाइम कि ही told successfully this is nucleus, electrons they are revolving around this। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है उसका, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, they are revolving around this cloud and they are moving continuously, right। और उसने ये भी कहा कि उनको घूमने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है वो इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से मिल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उस वजह से इनको सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है और वो लगातार घूम ही जा रहे हैं। वो इसके भी ड्रॉबैक रहे ये मॉडल भी, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को जो हमने बात कही थी, बोहर ने बाद में उसको नहीं बता पाया। इवन ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि व्हाई एटम इज स्टेबल, उसका कारण क्या है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि हुआ क्या कि बाद में जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो उसने एक प्रश्न पूछा यहां पर कि यदि रदरफोर्ड के मॉडल को सही मान लिया जाए और मानिए कि दिस इज अवर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज हियर जो घूम रहा है लगातार, हम उसके पाथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, राइट। और इसने घूमना जब शुरू किया तो इस पॉइंट पे
सॉरी कुछ ज्यादा बन गए लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसके चारों ओर किसी एक रैंडम से ऑर्बिट में, तो उसकी मोशन को जरा हम स्टडी करें कि यहां पर बोहर ने क्या क्वेश्चन पूछे इससे। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ए चार्ज्ड पार्टिकल, और इस चार्ज पार्टिकल का अभी डायरेक्शन यहां को है, यहां डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल हो, बात समझ आ गई? जैसे इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज चार्ज पार्टिकल। जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होगी। जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा सो देयर विल बी एमिशन ऑफ सम ईएम वेव। ईएम वेव क्या होती हैं? तो ईएम वेव बहुत सारी हैं, जितनी विजुअल रेडिएशंस हैं, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स, ऑल दीज आर ईएम वेव्स। तो चार्ज पार्टिकल यदि है ये और ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब ये घूमेगा तो क्या करेगा? ये ईएम वेव छोड़ेगा। ईएम वेव को जब रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? ये थोड़ा सा अपना सफर शुरू मान लो यहां से करेगा, तो ये रेडियस पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हुई तो दिस विल बी हैविंग कमिंग क्लोज टू न्यूक्लियस, and when it will come close to nucleus, radius will go on decreasing continuously and ultimately this will collapse into the nucleus. That means ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो ये तो अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस हो गया। तो इस बात को रदरफोर्ड के मॉडल में कोई चीज पे बात नहीं की गई थी, क्योंकि बोहर का मॉडल उसके 2 साल बाद ही आ गया था। 1913 में बोहर का मॉडल भी आ गया था। तो अब हम बात करेंगे बोहर के मॉडल की, लेकिन रदरफोर्ड ने आपको बता दिया कि एटम ऐसा होता है, खाली होता है, उसका साइज क्या है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हम वो कैसे घूम रहे हैं वो बात नहीं कर पाया, अलग बात है। लेकिन फिलहाल 2 साल के बाद 1913 में द नेक्स्ट मॉडल केम एंड दैट मॉडल वाज नील बोहर्स मॉडल। हालांकि उसने काम तो हाइड्रोजन पे ही किया, लेकिन वो मॉडल आज हम जो चीजें मानते हैं वो लगभग काफी कुछ वही है जो बोहर ने प्रपोज की थी। बोहर ने एक नई फिजिक्स की बात की, उसने जो यूज किया उसने क्वांटम फिजिक्स को यूज किया। तो जब तक आपको क्वांटम फिजिक्स की समझ नहीं आएगी तो आप बोहर के मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। अभी इतना ही समझें कि बोहर ने कहा कि यदि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके यदि चक्कर काट रहे हैं मान लीजिए यहां से, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर कहीं नहीं घूम सकते। ये जो ऑर्बिट्स हैं, दिस ऑर्बिट्स विल बी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ये स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स होंगे कि ऑर्बिट कहां जैसे होगा, उसका रेडियस कितना होगा। हर रेडियस नहीं होगा, वो डिस्क्रीट होंगे, वो कहीं 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 होंगे वो, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उस ऑर्बिट में जो स्पेशल ऑर्बिट है, तो वो ऑर्बिट कैसे बनाया? तो उसने क्वांटम थ्योरी के हिसाब से बनाया। इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन का वेव जा रहा है, राइट। और जब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी को मैंने उस ऑर्बिट पे एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सो दैट ऑर्बिट वाज कॉल्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। ऑर्बिट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नेक्स्ट ऑर्बिट कहां पे होगा? वो कहीं और, एक सेट रूल है उसके अकॉर्डिंग कहीं और जाएगा। देयर इज आल्सो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, जब इसी में घूम रहा है वो, तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। जब वो यहां पर होगा तो एनर्जी फिक्स रहेगी। हाँ, उसको यहां से यहां पर आना है तो एक बात बिल्कुल ध्यान से अपने मन में कि जितना दूर जाएंगे उतना इनका एनर्जी बढ़ता जा रहा है ना, एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो मानो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है इस ऑर्बिट में, इनको कुछ नाम भी दिए बाद में, इसको के नाम दिया, के ऑर्बिट, एल, एम, एन, आप जानते हैं। तो मानो इलेक्ट्रॉन को के से एल पे जाना है, तो ये तो कम एनर्जी का ऑर्बिट है, ये ज्यादा का है, तो इसको यहां पर एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, चाहे वो जहां मर्जी से आए तब यहां जाएगा वो। और यदि यहां से उसको यहां पर आना है तो एनर्जी लूज होगी तब यहां पर आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी कहीं से, तो इट विल शिफ्ट टू दिस। और इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर है, यदि वो एनर्जी कहीं एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, देन इट कैन कम टू दिस इनर ऑर्बिट। सो ये बोहर के मॉडल ने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो दिया, उसने क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात की, उसने फ्रीक्वेंसी कंडीशन की बात की। तो ये सारी बातें बोहर के मॉडल में थी। और उसने एक स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम भी दिया, और वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो बाद में।
12th क्लास के लिए लेक्चर अलग से आएगा, तो उसमें डिस्कशन होंगे। 10th के सिलेबस में फिलहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सो आज के लिए फिजिक्स की दूसरी बात है न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन में न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें नाम हम लेंगे ई गोल्डस्टीन का, बिकॉज ही गेव द आइडिया ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड while working with the discharge tubes he discovered positively charged radiation rays in year 1886। और कुछ वैसी ही रेज, वैसा ही चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज होता है, जिसको बाद में क्लियरली आइडेंटिफाई किया रदरफोर्ड ने व्हेन ही गेव हिज मॉडल। तो डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन का जो क्रेडिट है दैट इज गिवन टू रदरफोर्ड बिकॉज ही स्पेसिफिकली रिलेटेड दैट चार्ज विद द न्यूक्लियस। एनी हाउ स्टोरी अभी भी अधूरी थी और स्टोरी का कुछ हिस्सा पूरा हुआ ईयर 1932 में। एंड द हीरो ऑफ दिस स्टोरी वाज मिस्टर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक को आपको आपने यदि फॉलो करेंगे तो ही गॉट 1935 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस डिस्कवरी। This historical discovery was the discovery of a special particle which is neutral particle, and this particle was named neutron. तो न्यूट्रॉन was discovered by James Chadwick। न्यूट्रॉन कैसा होता है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम जब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे तो वहां डिस्कस होगा। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो लगभग 1932 में ही देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड, जिनका नाम आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हिजनबर्ग। तो हिजनबर्ग ने एक मॉडल की कल्पना की, एक हाइपोथेसिस का उसका क्या था कि दिस वाज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। एंड ही प्रपोज दैट जो एटम होता है रदरफोर्ड बोहर के मॉडल से आया था, उसका जो विद इन एक कोर है, इस कोर में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, वन इज प्रोटॉन एंड अदर पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। And this proton and neutron, they are bound together by very strong force. That force is nuclear force, which is very strong, strongest force in nature, right? And this is charge independent force. Proton हालांकि positively charged है, neutron neutral है, लेकिन proton neutron के बीच में, neutron neutron में और proton proton में ये force same रहता है। That means this force is charge independent। और विग्नर और युकावा ने बहुत काम किया न्यूक्लियर फोर्स को समझने में। तो विग्नर एंड युकावा, दीज आर टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन डिटेल ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस। सो वी हैड नो क्लियर आइडिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जरा और इनकी प्रॉपर्टीज को समझें। तो सबसे पहले तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और एक बेसिक चार्ज माना गया इलेक्ट्रॉन, जो थॉमसन ने डिस्कवर किया था। एंड वन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग चार्ज 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. This is charge on an electron. And mass of this electron was found to be 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. So ये तो हो गया न्यूक्लियस के बाहर की बात, कि जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका ये चार्ज है, उसका ये मास है। हम अब बात करते हैं न्यूक्लियस में कि मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रॉन है, उसका चार्ज कितना है, और प्रोटॉन की बात करें उसका चार्ज कितना है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज 0। और ये चार्ज कितना है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, दिस वाज नेगेटिव चार्ज, उतना ही प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज 1.6 10 raised power minus 19 coulomb। एंड रिगार्डिंग देयर मास, तो न्यूट्रॉन थोड़ा मैसिव पार्टिकल है, तो इसको हम कहते हैं 1.67 in 10 raised power minus 27 kg। थोड़ा मैं इसको गैप देके लिखता हूं, 1.67 10 power minus 27 kg। अब देखिए ये है मास एक प्रोटॉन का, बहुत कम है ये, और लगभग इतना ही मास है न्यूट्रॉन का, 1.67 10 raised power minus 27 kg। हालांकि ये थोड़ा सा मैसिव है, तो थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे 49 आएगा, तो 1.6749 एंड यहां पर इट शुड बी 26। तो ये इनका मास देखिए, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की एक और स्पेशलिटी है, ये न्यूक्लियस के अंदर जितना स्टेबल है, न्यूक्लियस से बाहर उतना ही अनस्टेबल है। जैसे ही ये न्यूक्लियस के बाहर आता है तो ये एकदम से डिके हो जाता है। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, जो तीन हमने बोले बेसिकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन,
इनमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है, which is stable when confined within the nucleus, but when it is taken out of the nucleus तो ये एकदम से डिके कर जाता है, राइट। सो ये इनके मास की बात हो गई। और जब किसी न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में ही लिखा जाए तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियाइड फॉर्म। न्यूक्लियाइड फॉर्म में आने से पहले हमें दो चीजों को पता होना चाहिए, व्हाट इज Z एंड व्हाट इज A। Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर भी होता है, बट वी मस्ट से, क्योंकि ये न्यूक्लियाइड फॉर्म के साथ लिंक करना है, इसको हमने स्पेसिफिक न्यूक्लियस के साथ लिंक करना है, इसलिए Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A इज मास नंबर, राइट। एंड मास नंबर मीन दिस इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम इकट्ठा बोले तो इनको न्यूक्लियॉन नाम भी देते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स इज अ नेम गिवन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियाइड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? मान लो कि आई वांट टू राइट सोडियम इन न्यूक्लियाइड फॉर्म, तो मैं लिखूंगा सोडियम इन Na और उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखा जाएगा, राइट, सबस्क्रिप्ट, एंड सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे इसका मास नंबर। दिस इज द न्यूक्लियाइड फॉर्म ऑफ द सोडियम। तो किसी भी एटम का मुझे न्यूक्लियाइड फॉर्म कैसे लिखना है? आई मस्ट राइट X is symbol of that element, right? And here we write its atomic number Z, जो भी इसका place है in the periodic table, and here we write its mass number A. So this is nuclide form of the nucleus. Nuclide form means हमें सिर्फ nucleus को ही mention करना है। तो nuclide form is specific nucleus. When represented in terms of Z and A, it is called nuclide form, and this is a symbol, and you can write what stands for what. तो दो टर्म्स और करते हैं और फिर उनके आधार पर हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। What is 1 electron volt? When 1 electron is here and this is accelerating under the influence of 1 volt potential difference, then the energy acquired by this electron is 1 electron volt, right? 1 electron volt is the energy of an electron which is accelerating under the potential difference of 1 volt by applying a potential difference of 1 volt. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है? दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रखिए याद आप। तो ये देख रहे हैं कि जूल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है ये। एंड अ बिगर यूनिट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 करेंगे तो दैट कम्स आउट टू माइनस 1.6 10 पर माइनस कितना? -19 + 6 इज -13 जूल। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए न्यूक्लियर जो हमारा कॉम्पोजिशन है वहां पे कुछ आप छेड़खानी करेंगे या एटम के साथ करेंगे कुछ आप डिस्टर्बेंस, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। मान लीजिए कि मेरे पास एक एटम है एंड आई डिस्टर्ब समथिंग हेयर, लाइक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना, लूज करवाना, तो उसमें काफी कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस में से कुछ किसी न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को सेपरेट करना, दैट रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा फर्क है एनर्जीज में। तो चेंजेस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रिक्वायर लो एनर्जी, एंड चेंजेस इन द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन दे रिक्वायर a high energy. So now let us talk about isotopes. What are isotopes? For example, you talk of 3 atoms, तीनों हाइड्रोजन के हैं। एक है 1H1, 1H2 and 1H3. I have written them in nuclide form, right? अच्छा, इनमें देखिए तो मैं क्या स्पेशलिटी देख रहे हैं आप। यहां पर प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? यहां पर दिस इज एटॉमिक नंबर। आप रिकॉल करें, हमने X लिखा था, Z and A, दिस वाज न्यूक्लिड फॉर्म। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हुआ? सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हुआ? न्यूट्रॉन्स, दिस इज A minus Z, तो 1 - 1 इज 0। ओके, यहां पे प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितने हुए? 2 - 1 इज 1। यहां पे प्रोटॉन इज 1 एंड न्यूट्रॉन इज 3 - 1 इज 2। हाँ, जितने प्रोटॉन हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, लेकिन दिस इज द स्टोरी। आप क्या देख रहे हैं? आइसोटोप, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
Obviously they're having the same atomic number, but they're having different mass number. And also we can conclude they're having different number of neutrons, right? But in definition you can write isotopes are the atoms of the same element having different mass number. तो mass number is different here. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आइसोटोप्स के. ये तो हाइड्रोजन के हुए. इनमें 1H3 is radioactive in nature. Its name is protium. It is deuterium. It is tritium. Right? Protium, deuterium, क्योंकि 2 यहाँ पर इसका मास नंबर है. ट्राई 3 है तो ट्राइटियम हो गया ये. And this is radioactivity, most radioactive atom, and the most common atom is protium here. इसी तरह से आप बात करिए कार्बन की, तो कार्बन में भी 3 isotopes, कार्बन 12, कार्बन 13 and कार्बन 14 are there, and you can work out. इसमें 6, कार्बन is 6. When carbon is written, you know that atomic number is 6. तो प्रोटॉन सब में 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हुए? 12 and 6, 6, 7 and 8. And out of these, this is radioactive in nature, which is used in medicines as a tracer. And आप ये देखिए तो this is most commonly found isotope of carbon. ऐसे ही क्लोरीन के भी होते हैं. तो क्लोरीन में क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. एक बात ये देखिएगा कि ये सारे इनमें हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा है. प्रोटियम इज इन अबंडेंस, बाकी बहुत ही कम है. ऐसे ही यहां पर है. कार्बन 12 इज इन अबंडेंस, बाकी बहुत ही कम है. लेकिन यहां कुछ टक्कर मिल रही है. दे आर इन द कंपेरेबल. उतना भी टक्कर नहीं है, लेकिन दे आर फाउंड इन द रेशियो 3:1. नेचर में जो क्लोरीन मिलता है उसमें क्लोरीन 35 75% है, क्लोरीन 37 25% है. दे आर इन द रेशियो 3:1. तो एटॉमिक मास क्या कहा जाए क्लोरीन का? दैट इज वेटेड एवरेज. जिसका जितना वेट है उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे. तो इसलिए एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप इसलिए देखिए, ये 3 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है. तो 35 into 3, राइट, एंड प्लस 37 कितने पार्ट्स हैं? ये 1 पार्ट है. एंड डिवाइडेड बाय 3 + 1. जिसका जितना वेट है उसको से मल्टीप्लाई किया और टोटल नंबर ऑफ वेट से हमने डिवाइड किया. एंड दैट इफ यू सॉल्व इट, दैट कम्स आउट टू बी 35.5. यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लेते हैं 35.5. ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास एटम्स हैं. यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238. यूरेनियम का 92 इज द एटॉमिक नंबर. और यहां पर हम यदि बात करें कि आइसोटोप कितनी तरह के हो सकते हैं, तो आइसोटोप्स आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, स्टेबल एंड नॉट स्टेबल, दैट इज अनस्टेबल. स्टेबल वो होते हैं जहां पर प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का नंबर काफी कंपेरेबल होता है, एंड अनस्टेबल में ये नंबर काफी अनबैलेंस्ड होता है. जैसे हाइड्रोजन में ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन ट्राइटियम इज अनस्टेबल. यहां पर C12 इज स्टेबल, लेकिन कार्बन 14 जो होता है यहां उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा नंबर ज्यादा है. यहां पर 8 है, लेकिन उतना अनस्टेबल ये भी नहीं है. लेकिन यहां देखिए आप 235 एंड 238, यहां पर प्रोटॉन्स आर 92, लेकिन उसको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम्स टू बी वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये दोनों ही अनस्टेबल है, लेकिन इनमें से कंपैरेटिवली ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है. और नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 238 इज फाउंड इन अबंडेंस. अप्रोक्सीमेटली कहिए कि आप मेजोरिटी है ही ये, लेकिन हमें तो ये चाहिए होता है, तो इसको फिर एनरिचमेंट करके हम इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में. तो यही काफी होता है इसका यूज, तो वो उस तरह से आता है. लेकिन नेचर में तो ये मिलता है. और यदि बात चली है आइसोटोप्स की, तो 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पर. एक नंबर है 50. 50 इज कॉल्ड द मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 50 is called the magic number of proton. यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, वो 10 है, सिंबल इसका SN है, दैट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स. 10 होते हैं इसके स्टेबल आइसोटोप्स. हालांकि 3 इनमें से रेडियोएक्टिव पाए गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनका रेडियोएक्टिविटी शो नहीं करते हैं वो. तो 10 हैविंग एटॉमिक नंबर 50 is having 10 isotope, which is highest number of stable isotopes. आपकी बुक्स में स्टेबल वर्ड मिसिंग है, और स्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेबल नहीं लिखा तो स्टेन नहीं, उसका आंसर फिर गोल्ड होगा.
क्योंकि माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो वो टिन नहीं है, वो गोल्ड है। गोल्ड के अब तक 37 नॉन आइसोटोप्स हैं और उनमें से ओनली एक ही स्टेबल है, बाकी 36 अनस्टेबल हैं। लेकिन गोल्ड इज हैविंग 37 isotopes. Gold is Au and its atomic number is 79 and 17 and 197. This is the stable isotope of gold. So gold is having the highest number of isotopes. So this was all regarding isotopes और isotope में और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे काफी आपको। लेकिन आइसोटोप के कोई फायदे क्या है, यूजेस क्या क्या हैं? तो नंबर 1, आइसोटोप्स आर यूज्ड इन जैसे कार्बन 14 है, दैट इज यूज्ड इन radio dating to find the age of some sample in which carbon content is there, right? And then it is used in medicine field, in industrial field. Medicine में कहाँ पे treatment of some ailments and as a tracer use करते हैं इसको, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे uses हम इसमें list कर सकते हैं in isotope. And now the next is isobars. What are isobars? So you take two atoms, एक लेते हैं हम आर्गन और एक लेते हैं कैल्शियम, एंड दोनों का ही मास नंबर सेम है। हालांकि कैल्शियम इज 20 एंड आर्गन इज 18, यू कैन सी। सो इन दोनों में क्या देख रहे हैं कि दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर हैविंग डिफरेंट पोजीशंस, लेकिन उनका मास नंबर सेम है। अच्छा, इनके प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन को लिखने की कोशिश करते हैं तो प्रोटॉन तो यहाँ 18 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए, राइट? एंड न्यूट्रॉन का नंबर क्या हुआ? 40 माइनस 18, दिस इज 22, और यहाँ पे कितना? दिस इज 20. दैट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम क्या है? सेम इज मास नंबर। यानी प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो सम है, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो सेम है। तो ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, जैसे ये केस लिया हमने, और भी बहुत ऐसे केस बन सकते हैं। सोडियम कैन बी देयर, सोडियम मैग्नीशियम कैन बी देयर। तो दिस इज 11 एंड दिस इज 23, दिस इज 12 एंड 23. So these are isobars. तो isobars are at different positions in the periodic table, लेकिन जो isotopes थे, they were the same position क्योंकि उनमें atomic number same था। लेकिन isotope में chemical property same थी क्योंकि इनका number of proton same थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर the chemical properties are different क्योंकि element ही different हो गया ये। And one term is what is mirror isobar. Mirror isobar क्या होता है कि mirror, यानी मान लीजिए कि फर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सेकेंड एटम, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन द फर्स्ट एटम। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वी टेक, इसी को ले लीजिए आप। यहां देखिए सोडियम में कितने प्रोटॉन है? 11, एंड न्यूट्रॉन कितने हुए? माइनस करिए 12। यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन हुए? 12, लेकिन कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो 23 माइनस 12 इज 11। तो देखिए 11 12 एंड 12 11, तो इंटरचेंज हो जाता है। जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दे गेट इंटरचेंज्ड, दे आर कॉल्ड मिरर isobars. So this is all regarding isobars, and at last we will talk of isotones. Isotones are those atoms where number of neutrons are same, number of neutrons are same. That means difference will be same, right? Difference means if this is X and this is Z and this is A, that means A minus Z is same. So that, for example, you can take potassium and calcium. This is 19, right? This is 20, and say this is 39, and this is 40. It's the difference. 20, 20. That means such elements, such atoms are called isotones. So isotones are also having different position in the periodic table. So this is all regarding this. So I hope everything is clear. In the first lecture we tried to cover the composition of the nucleus, and before that we covered atomic structure and something about the nucleus, and the next lecture will continue with the radioactivity and the properties of the nucleus in detail. So stay with us, stay connected. Thanks for today.